Hello guys, welcome to my YouTube channel called Study for MBBS Exams। तो आज हम बात करेंगे सेप्टिक शॉक के बारे में। ठीक है, बहुत आसान सा चैप्टर है। जब आपके बॉडी के अंदर जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है, तो फर्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, तो वो आपका रिलीज़ करता है पैम्स। ये पैम्स क्या होता है? पैम्स होता है पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर प्रोटीन्स। क्या होता है? पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर प्रोटीन्स। तो ये पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर प्रोटीन्स करते क्या है? ये जाकर आपके सेल्स के टॉल लाइक रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है, टॉल लाइक रिसेप्टर्स, हर सेल में टॉल लाइक रिसेप्टर्स ऐसे होते हैं। ठीक है, जब आपके पैम्स आकर इस टॉल लाइक रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देते हैं तो सेल क्या रिलीज़ करता है? सेल रिलीज़ करता है प्रो इन्फ्लामेटरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो सेल आपके रिलीज़ करते हैं प्रो इन्फ्लामेटरी प्रोडक्ट्स। अब ये प्रो इन्फ्लामेटरी प्रोडक्ट्स होते कौन से सब है, वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट होता है साइटोकाइंस। क्या होता है? साइटोकाइंस। नेक्स्ट होते हैं साइटोकाइंस लाइक मॉलिक्यूल, साइटोकाइंस लाइक मॉलिक्यूल। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। नेक्स्ट होता है आपका प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है, और पैफ होते हैं। ठीक है, इतना समझ गए ना आप? तो साइटोकाइंस, साइटोकाइंस कौन से सब होते हैं? एक तो टीएनएफ हो गया आपका, एक हो गया आपका इंटरल्यूकिन 1, 12 और 18, और एक हो गया इंटरफेरॉन गामा। समझ गए ना आप? इतने होते हैं आपके साइटोकाइंस। और साइटोकाइन लाइक मॉलिक्यूल कौन से सब होते हैं? एक तो होता है आपका हाई मोबिलिटी ग्रुप बॉक्स प्रोटीन 1, हाई मोबिलिटी ग्रुप बॉक्स प्रोटीन 1। ठीक है, समझ गए ना आप? तो ये सब क्या करते हैं? ये सब आपके प्रो इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट्स क्या मिलके क्या करते हैं कि आपके एंडोथेलियल सेल्स को एक्टिवेट कर देते हैं। जो आपके ब्लड वेसल्स में हो गए ना आपके एंडोथेलियल सेल्स, इसको जाकर एक्टिवेट कर देते हैं। इतना समझ गए ना आप? जब एंडोथेलियल सेल को एक्टिवेट करते हैं तो एंडोथेलियल सेल क्या एक्सप्रेस करता है? सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स को एक्सप्रेस कर देता है। जब सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स बढ़ जाते हैं तो क्या होता है कि एक टाइप के साइटोकाइंस और कीमोकाइंस रिलीज होते हैं। क्या होता है? जब आपके सेल एडिशन मॉलिक्यूल एक्सप्रेस होते हैं तो आपकी एक टाइप के साइटोकाइंस और कीमोकाइंस रिलीज होते हैं। तो वो क्या करते हैं? देखिए, आपके हर सेल के बीच में ना टाइट जंक्शन होते हैं। तो ये साइटोकाइंस और कीमोकाइंस मिला के आपकी इस टाइट जंक्शन को ब्रेक कर देते हैं। अगर दो सेल के बीच का जंक्शन ब्रेक हो गया तो क्या हो गया? अब एग्जाम्पल ब्लड वेसल मान के चलिए, अभी हर इसके बीच में जो टाइट जंक्शन है ना, अगर ये ब्रेक हो गया तो क्या हो गया? तो यहाँ भी जो भी ब्लड है या कोई भी फ्लूइड है तो यहाँ से लीक आउट हो जाएगा। समझ गए ना? तो ये क्या हो गया? आपका एडिमा हो गया। ठीक है, एडिमा हो गया तो क्या हो गया? यहाँ से अभी आपका सारे रूल लूज़ कर रहे हैं, सारा फ्लूइड सब लूज़ हो रहा है, ब्लड सब। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऑर्गन हो गया, तो इस ऑर्गन को आपका ब्लड पहुँच नहीं रहा, तो क्या हो गया? ये हो गया डिक्रीज परफ्यूजन, मतलब इस ऑर्गन का हो गया फेलियर। ये बस ये मैकेनिज्म नहीं है ऑर्गन फेलियर करने का, दूसरे भी मैकेनिज्म है, हम अब देखते हैं। सेकंड, ठीक है, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था ना पैम्स से, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना, ये हो गया पैम्स से एक पाथवे। सेकंड, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना जाकर सीधा आपके एंडोथेलियल को डैमेज कर सकता है। जो आपके ब्लड वेसल के एंडोथेलियम है ना, उसको सीधा जाकर डैमेज कर सकता है। तो डैमेज हो गया तो क्या हो गया? आपका प्लेटलेट्स और आपका क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट हो गया ना, तो वहाँ पर एक देखिए, यहाँ पर डैमेज हो गया तो यहाँ पर प्लेटलेट और कोएगुलेशन पाथवे एक्टिवेट हो गया सारा, तो यहाँ पर क्लॉट बन गया, और जो भी यहाँ पर ऑर्गन है ना तो यहाँ तक ब्लड पहुँच नहीं सकता। तो ये हो गया डिक्रीज परफ्यूजन, फिर से ऑर्गन फेलियर। तो सेकेंड मैकेनिज्म आप सब लोग समझ गए ना? नेक्स्ट, थर्ड मैकेनिज्म है भाई, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो इम्यूनिटी एक्टिवेट होना चाहिए, मतलब आपका कॉम्प्लीमेंट्री पाथवे है ना वो भी एक्टिवेट होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री पाथवे एक्टिवेशन, तो कॉम्प्लीमेंट्री पाथवे क्या करता है कि C3A और C5A रिलीज कर देता है कॉम्प्लीमेंट्री पाथवे के एक मीडिएटर से एक। तो ये C3A या C5 है ना, ये आपके होते हैं एनाफिलैक्सिस को प्रमोट कर देते हैं। एनाफिलैक्सिस मतलब क्या? फिर से डिक्रीज परफ्यूजन और ऑर्गन फेलियर। ठीक है, नेक्स्ट मैकेनिज्म, अभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ सेल्स को भी डैमेज कर देते हैं। कौन? मतलब बहुत सेल्स को डैमेज कर देते हैं। आप मान के चलो इम्यूनिटी सेल्स को भी डैमेज करते हैं, आपके हो गए टी सेल्स, बी सेल्स हो गया ना। ठीक है, तो अगर जब डैमेज हो जाएगा तो टी सेल्स, बी सेल्स एपोप्टोसिस की वजह से मर जाएंगे। ठीक है, एपोप्टोसिस की वजह से मर जाएंगे।
तो क्या हो गया, आपका इम्यूनिटी कम हो गया, ठीक है, इम्यूनिटी कम हो गया, तो आपके ऑर्गन्स या ऑर्गेनिज्म बचे हैं ना, तो ये और ज़्यादा प्रोलिफरेट होंगे, तो ये ज़्यादा और ज़्यादा पैथोजेनेसिस एक्टिवेट होगा और ज़्यादा, समझ गए ना आप। नेक्स्ट लास्ट पाथवे है आपका डिक्रीज परफ्यूजन का, है वो है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना सीधा डायरेक्ट एक्टिवेशन कर देते हैं फैक्टर 12 का, ठीक है, और इनडायरेक्ट एक्टिवेशन करते हैं एंडोथीलियम का। इनडायरेक्ट एक्टिवेशन कैसे, एंडोथीलियल को डैमेज कर दो, उसके बाद ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना डिक्रीज फिब्रिनोलाइसिस कर देते हैं और डिक्रीज एंटी कोएगुलेशन कर देते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल मिला के सारा ये कोएगुलेशन और बढ़ा देता है और कुछ जगह पर लीकेज कर देता है, इसकी वजह से डिक्रीज टिश्यू परफ्यूजन हो जाता है, इसकी वजह से आपका ऑर्गन फेलियर हो गया। इतना समझ गए ना आप डिफरेंट डिफरेंट पाथवेज, ठीक है। तो अब बायोकेमिकल लेवल में क्या होगा वो हम देखते हैं। बायोकेमिकल लेवल में फर्स्ट जब प्रो इन्फ्लेमेटरी रिलीज होता है, जब प्रो इन्फ्लेमेटरी जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था ना, प्रो इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस आपकी हो गए साइटोकाइन लाइक रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, प्रोस्टाग्लैंडिन सब। तो जब प्रो इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं तो वो क्या करता है, इंसुलिन के लेवल्स को कम कर देता है, इंसुलिन लेवल डिक्रीजेस और लीवर का इंसुलिन की तरफ रेजिस्टेंस बढ़ा देता है, ठीक है, इतना समझ गए। इंसुलिन लेवल डिक्रीजेस, लीवर इंसुलिन रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, इसकी वजह से क्या हो जाता है, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, ठीक है। सेकेंड, पहले क्या होता है जब ऑर्गेनिज्म आता है तो स्ट्रेस हो जाता है, स्ट्रेस की वजह से आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स लेवल बढ़ जाते हैं, इतना समझ गए आप लोग, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स लेवल बढ़ जाते हैं। उसकी वजह से क्या हो गया, तो आपके सारे वो कॉर्टिजोल फिर से हाइपरग्लाइसीमिया सब हो गया ना, तो आपकी ग्लूकोकॉर्टिक हार्ट रेट सब बढ़ गया आपका, ये सब हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, उसके बाद आपके इस जगह पे ना क्लॉट बन जाता है ना, तो यहाँ पर आपका एड्रिनल ग्लैंड हो गया, यहाँ तक ब्लड नहीं पहुँच रहा, तो यहाँ पर उसको जो भी सब्सटेंस चाहिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बनाने के लिए वो पहुँच नहीं रहा, तो मतलब अभी कुछ देर के बाद आपकी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स लेवल कम हो जाएंगे। ये हो गया सेकेंड बायोकेमिकल चेंज। और थर्ड बायोकेमिकल चेंज है आपका लैक्टिक एसिडोसिस, क्योंकि आपके ऑर्गेनिज्म सारे ये एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस की वजह से बना रहे हैं ना, और जब आपके क्लॉट्स हो गए तो उसकी वजह से जो भी ऑर्गन्स है वो अब तो ऑक्सीजन यूज़ नहीं कर सकते, एरोबिक पाथवे यूज़ नहीं कर सकते, एनारोबिक पाथवे यूज़ करेंगे, और एनारोबिक पाथवे का एंड प्रोडक्ट क्या है, लैक्टिक एसिड, इसलिए लैक्टिक एसिडोसिस। सो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो पाथवे क्या है, एक पाथवे हो गया पैम्स, टॉल लाइक रिसेप्टर, प्रो इन्फ्लेमेटरी, एंडोथीलियल का वो सेलेडेशन मॉलिक्यूल बढ़ा देता है, साइटोकाइन्स डैमेज हो जाता है टाइट जंक्शंस का, तो लीकेज होता है। सेकेंड एंडोथीलियम सी द डैमेज, थर्ड वन कॉम्प्लीमेंट्री पाथवे एक्टिवेशन, फोर्थ वन आपका सेल इम्यूनिटी कम हो जाता है, तो इसलिए आपका समझ गया ना आप। लास्ट वाला डायरेक्ट फैक्टर 12 और ये सारा एक्टिवेशन हो जाता है, इसकी वजह से आपका क्लॉट बन जाता है। और लास्ट वाला बायोकेमिकल चेंजेस, लास्ट ये याद रखिए बस, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स पहले बढ़ जाता है, उसके बाद कम हो जाता है, उसके बाद लास्ट वाला है लैक्टिक एसिडोसिस। थैंक यू। आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।